So, hi everyone, my name is Ravis and welcome back to yet another lecture. In this video, we are going to study अभिज्ञानम शकुंतलम. आप इसको अभिज्ञानम शकुंतलम भी पढ़ सकते हो, अभिज्ञानम शकुंतलम भी पढ़ सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिस वाज आल्सो इंटीग्रेटेड इन 4 ईयर CBCS जो कोर्स है बैचलर ऑफ आर्ट्स का, उसके अंदर भी ये दिया गया है. तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है ना, बिहार की यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में दिया हुआ है. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस वन बिकॉज जो क्लासिकल इंडियन लिटरेचर है, क्लासिकल एस्थेटिक्स है इंडियन लिटरेचर का, वहाँ से अब हमारे नए सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स जुड़ गए हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ देम. मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखा हूँ ये जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है उसके ऊपर. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच माय लेक्चर्स. बट इन दिस वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूँगा छोटे-छोटे ब्रेक करके इसको पढ़ाने का, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आए. एंड दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी इन मल्टीलैंग्वेज. ऑफ कोर्स हिंदी और इंग्लिश में ही होगा. जापानीज़ तो आप समझोगे नहीं, या फिर कोई और लैंग्वेज में बताऊँगा तो समझोगे नहीं. ऑल्दो आई स्पीक ऑलमोस्ट अराउंड 5 लैंग्वेजेज़ और मैं 7 लैंग्वेज समझता हूँ. बट एनीवे यहाँ पे फ्लेक्स करने नहीं आया हूँ मैं. एनीवे, अभिज्ञानम शकुंतलम. ये जो वर्क है दिस इज़ अ 7 एक्ट प्ले, संस्कृत में लिखी गई थी और बहुत ही महान कवि के द्वारा लिखी गई थी एंड हिज नेम वाज़ कालिदासा. आई हैव ऑलरेडी मेड अ स्मॉल वीडियो ऑन कालिदासा, आप उसको भी देख सकते हो. अब देखो जो कालिदासा है ना, ये संस्कृत लिटरेचर के सबसे महान कवियों में से एक हैं. और अगर हम इसको ट्रांसलेट करें अभिज्ञानम शकुंतलम को या अभिज्ञानम शकुंतलम को, तो इसका मतलब है द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला बाय अ टोकन. अब टोकन कहीं-कहीं आप देखोगे नहीं भी डाला हुआ रहेगा, सिंपल कहीं-कहीं लिखा होता है द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पे रिकॉग्निशन होगा किसका? शकुंतला का, उसके लवर के द्वारा. और वो लवर कौन होगा? किंग होगा, जो कि हम आगे देखने वाले हैं. नाउ अगर देखा जाए अभिज्ञानम शकुंतलम के बारे में या फिर कालिदास के बारे में या फिर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में, तो सबसे पहली बार इसको ट्रांसलेट अगर किसी ने किया था, वो किया था सर विलियम जोन्स ने. ठीक है? सर विलियम जोन्स जो कि इंग्लिश में 1789 में उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था एंड सिंस देन दिस बिकेम वन ऑफ द मेजर या वन ऑफ द सेलिब्रेटेड मास्टरपीस ऑफ संस्कृत लिटरेचर, है ना, जो कि पूरे वर्ल्ड लिटरेचर तक पहुंचा. सो दैट आफ्टर द ट्रांसलेशन, आफ्टर द translation in the 18th century, late 18th century, this literature, this piece of literature जो है वो पूरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में या फिर पूरे वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर फैला. ठीक है? एंड मैं एक चीज सिमिलैरिटीज इसमें मैंने देखा जब मैं इसको पढ़ रहा था खुद, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि आपको वेस्टर्न लिटरेचर से कंपैरिजन में आपको देखने को मिलेगा. और हम लोग कोशिश पूरी करेंगे कि इसको उतने अच्छे से समझने का जिस तरह से हम शेक्सपियर को समझते हैं या फिर जिस तरह से हम किसी अदर राइटर्स को समझते हैं. ठीक है? आई विल डू माई बेस्ट आपको एकदम आसानी से समझ आ जाए. अब देखो दिस ड्रामा इज बेस्ड ऑन महाभारत. एज वी ऑलरेडी नो, हमारे सिलेबस में महाभारत से, जैसे डाइसिंग से, सिक्वल ऑफ डाइसिंग से पूछी गई है या फिर डाली गई है हमारे चैप्टर्स में, है ना, कालिदास के डाले गए हैं. तो ये जो महाभारत का पार्ट है दिस इज नॉट इंटायरली ट्रू, क्योंकि महाभारत से तो ली गई है बट महाभारत की एक्यूरेट स्टोरी नहीं ली गई है, विच मीन्स कि कालिदास ने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया सिंपल नैरेटिव और एलिगेंट इमोशंस डाल के. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोग रसा थ्योरी पढ़ते हैं, है ना, भरत मुनि का, तो उसमें यू विल गेट टू नो, जैसे हम अरिस्टोटल की पढ़ते हैं या प्लेटो की पढ़ते हैं, स्पेशली अरिस्टोटल की पढ़ते हैं, तो यू विल फाइंड दैट देयर इज मल्टीपल वे ऑफ लुकिंग एट ड्रामा. और ड्रामा का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही यूनिक होता है, क्योंकि इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे ट्रेजेडी का एक ही काम होता है, कैथार्टिक इफेक्ट लाना. उसी तरीके से हमारे इंडियन लिटरेचर के अंदर वी हैव सो मेनी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट. जैसे रासा थ्योरी होता है ना, तो लव, पैशन, सेपरेशन, ऑल दीज थिंग्स विल बी some of the common element in this particular text. ठीक है? देखो वैसे ही कहता है कि although primarily a Sanskrit play, it is also incorporates elements of the Maharshi Prakrit, adding linguistic variety of the cultural depth. अब ये जो प्राकृत प्ले होते हैं ना, या
महाराष्ट्री प्राकृतिक प्ले जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारे लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स होते हैं, वैरायटी ऑफ कल्चरल डेप्थ होता है ना? हाई क्लास, लो क्लास, हर क्लास के लोगों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, मिलाया जाता है, एंड दिस इज हाउ अ प्राकृत प्ले कम्स टू लाइफ। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो आई विल जस्ट कम टू द प्ले राइट नाउ। नाउ देखो, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिकल संस्कृत पोएट जो कि यूनिवर्सली रिगार्डेड एज द फॉरमोस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एंशिएंट इंडिया। जब एंशिएंट इंडिया की बात होती है ना, तो सबसे ज्यादा अगर किन्हीं को पूछा जाता है तो इट वाज कालिदासा। अब कालिदासा किस समय लिख रहे थे, जो कि आज भी लोगों को नहीं पता, मतलब एग्जैक्टली वी कैन नॉट से दैट कालिदासा वाज लिविंग इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, बट ऐसा माना जाता है क्योंकि इनके जो वर्क्स हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चंद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में ये इनकी जो राइटिंग्स थी वो अपीयर हो रही थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम रफली इनको 3rd सेंचुरी और 6th सेंचुरी के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो प्लीज डू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ऐसा माना भी जाता है ना, किंग जो विक्रमादित्य थे ना, उनके पेट्रोन थे। अब पेट्रोन किसको कहते हैं, आई विल जस्ट क्विकली एक्सप्लेन दिस, बिकॉज इन द वेस्टर्न लिटरेचर भी आपको देखने को मिलेगा, जो पोएट्स होते थे या जो ड्रामेटिस्ट होते थे, दे वेयर अ काइंड ऑफ परफॉर्मर, इंटरटेनर, है ना, इन द कोर्ट। सो किसके कोर्ट में कौन परफॉर्म कर रहा था, दैट डिपेंड्स। अब देखो, जो पोएट जो होते थे, जो पैसों के लिए कोर्ट में परफॉर्म करते थे या कोर्ट में अपनी पोइट्री को डिसाइड करते थे, है ना, जिसके बदले उनको पैसे मिलते थे। सो एक तरह से इंटरटेनर होते थे, और उनको पैसे देने वाला, उनके घर को चलाने वाला एक राजा होता था या फिर कोई एरिस्टोक्रेटिक फैमिली होती थी, उसी को बोलते हैं पेट्रोनिस सिस्टम, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द वेस्टर्न लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म एंड वेस्टर्न लिटरेचर एज वेल। ठीक है, तो कालिदासा वाज वन ऑफ देम। तो कालिदासा किन के अंदर वर्क कर रहे थे, किंग विक्रमादित्य, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय के आसपास है, विच मीन्स की 3rd एंड द 6th सेंचुरी के आसपास। नाउ कालिदासा's राइटिंग रिफ्लेक्ट्स हिज डीप एसोसिएशन विद द सिटी उज्जैनी। सो आप जितने भी वर्क्स देखोगे कालिदासा के, वो एक उज्जैन सिटी के बारे में, बेसिकली उज्जैन सिटी में सेट की जाती है। एक सेंस में कह सकते हैं कि अभी ये मध्य प्रदेश के आसपास है, मध्य प्रदेश के अंदर है ना। एंड हिज वर्क्स रिवील्स हिज वर्सैलिटी एज अ पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड द कोर्ट इंटेलेक्चुअल। नाउ इनके बहुत सारे वर्क्स हैं, जैसे अभिजानम शकुंतलम है, या फिर मालविका गणिमित्रम है, या फिर इनके अदर वर्क्स जैसे मेघदूता है ना। दीज आर सम ऑफ द मेजर वर्क्स जो इन्होंने लिखा है, ऑल्दो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ अभिजानम शकुंतलम है, सो वी आर गोइंग टू रीड दिस वन। Now, Kalidasa's plays embody the cultural ethos of pre-modern India and display an insider's knowledge of the courtly life. Usually, जब हम किसी भी राइटर्स को पढ़ते हैं, whenever we try to understand any ancient authors, चाहे वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हो, चाहे वो इंडियन सिविलाइजेशन का हो, you will find that they used to write, they used to acknowledge the courtly life, है ना, जो कोर्ट का लाइफ है, कोर्ट का जो कल्चर है, because every dramatist or poet at the end they had to entertain their court, है ना। तो कह सकते हैं कि इट वॉज फ्रिक्वेंटली ड्रॉन अपॉन हिंदू माइथोलॉजी, एपिक ट्रेडिशंस एंड लीजेंडरी नैरेटिव सच एज महाभारत, रामायण, है ना, इन सारी चीजों से इंस्पायर्ड, यूजुअली यहाँ पे महाभारत से इंस्पायर्ड हुआ करते थे। ठीक है, इस बुक के अंदर वी विल फाइंड टेंशन बिटवीन ड्यूटी एंड डिजायर, जो कि सबसे मेजर रिकरिंग थीम होगा इस प्ले का। एंड कहता है कि प्ले इज द पोर्ट्रेल ऑफ द वुमेन हु एग्जिस्ट आउटसाइड द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द रॉयल कोर्ट सच एज शकुंतला। जैसे शकुंतला की कहानी है, शकुंतला किस तरह से वो कोर्ट के बाहर रहती है ना, वो एक ऋषि मुनि की बेटी होती है, एंड हाउ सी इज बिन एक तरह से कोर्टेड, या फिर हाउ सी इज बिन मतलब राजा किस तरह से उसके प्यार में पड़ता है, एंड देन हाउ सी कम्स टू द कोर्ट, है ना। इसकी पूरी की पूरी कहानी है ना। एक हर्मिटेज जो फॉरेस्ट में रह रही है, उसकी बेटी से वो एक राजा की बेटी बनती है। दिस इज हाउ द स्टोरी इज गोइंग टू बी अनफोल्ड, है ना। सो इवेंचुअली अगर हम देखा जाए इस पूरी की पूरी कहानी को, एक बेसिक समराइज, वैसे पहले इसको ड्रामेटिक पर्सोने को हम लोग देख लेते हैं। किंग दुष्यंता विच इज अनदर मेजर फिगर ऑफ दिस प्ले, फिर उसके बाद भरता जिसको निक नेम दिया गया था उसके बेटे को, फिर माधव्य जो कि एक क्लाउन होता है, जो उसका कंपेनियन होता है। यूजुअली हम जब इसको वेस्टर्न प्ले के साथ कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड शेक्सपियर की भी जितने भी प्लेज है ना, उसमें किंग के साथ हमेशा एक ना एक फूल या फिर एक क्लाउन हुआ करता था। एंड देन उसका एक चैरिटर है
रविकता है, एक डोर कीपर है ना। दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बस उसको बता देता हूँ, है ना। जैसे फिर कान्वा है जो कि हरमित के फादर हैं। उसके बाद एक फिशरमैन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। उसके बाद है शकुंतला है जो कि फॉस्टर चाइल्ड ऑफ कान्वा है। उसके बाद उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, है ना, अनसुईया हो गया, प्रियमवदा हो गई, है ना, गौतमी हो गई, है ना। उसके बाद गौतमी जो होती है वो हरमित की मदर होती है, वो शकुंतला की मदर होती है। उसके बाद आदिति मदर ऑफ गॉड्स होती है। फिर बाद बाकी इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स नहीं है। ऑल यू हैव टू रिमेंबर दीज मैनी कैरेक्टर्स, जो जो मैंने अभी बताया ना, किंग दुष्यंता, कान्वा को याद रखना है, फिशरमैन को याद रखना है, शकुंतला को याद रखना है, और शकुंतला जो थी वो कान्वा की फॉस्टर चाइल्ड थी। अनसुया, प्रेमवदा, इन सबको याद रखना है कि दीज वेर द फ्रेंड्स। उसके बाद कश्यपा, एंड दैट्स इट। ठीक है। नाउ let's try to understand the connection between Mahabharata and this particular play. So according to Mahabharata, किंग दुष्यंता जो है वो एक्चुअली द स्टोरी इज क्वाइट सेम। ये किंग दुष्यंता और शकुंतला की ही कहानी है, लेकिन थोड़ा सा डिफर यहाँ पे होता है कि जब किंग दुष्यंता अकॉर्डिंग टू महाभारत जब वो हंट पे निकलता है, देन ही डिस्कवर्स अ यंग बॉय इन द फॉरेस्ट फियर्सली प्लेइंग विद द लायंस कब। और वो जो बच्चा है, वो जो छोटा सा लड़का है, ही इज प्लेइंग और ही इज ट्राइंग टू काउंट, वो जो उसके टीथ है ना, लायंस के टीथ है, उसको काउंट करने की कोशिश करता है। सो ही इज बेसिकली प्लेइंग विद द कप्स, या फिर लायंस के साथ खेल रहा है। तो जैसे ही किंग उसे देखता है तो ही इज एस्टोनिश्ड बाय द चाइल्ड्स करेज, एंड देन किंग आस्क्स हिम अबाउट हिज पेरेंटेज। और वो सोचने लगता है कि ये कोई इंसान मामूली बच्चा हो नहीं सकता, इसका जो पेरेंट होंगे, इसका जो फादर या मदर होगा, वो कोई ना कोई डिवाइन स्पिरिट के सोर्स होंगे, या फिर वो किसी ना किसी राजा का लीनियज होगा, राजा का बेटा होगा, ऐसा माना जाता था और ऐसा राजा को लगा। एंड देन दुष्यंता जो है वो कान्वा ऋषि के पास पहुंचता है, जहां पे वो शकुंतला से मिलता है, एंड देन ही फाइनली रियलाइजेस, उसकी जो मेमोरी है रिटर्न होती है, एंड देन ही फाइनली रियलाइजेस दैट सी यूज्ड टू बी हिज वाइफ, है ना, यही उसकी पत्नी थी। तो फिर बाद में जाके दुष्यंता जो है ही रीयूनाइट्स विथ हिज वाइफ, और फिर वो अपने बच्चे के साथ वो हस्तिनापुर वापस लौट जाते हैं। एंड देन दिस भरता लेटर बिकम्स नोन एज द इलिस्ट्रस एंसेस्टर ऑफ द कौरवास एंड द पांडवास, इन जो कि हम महाभारत में देखते हैं, कौरव और पांडवों के बीच में जो एक तरह से प्रिंसिपल वॉर जो है ना, दो फैमिली के बीच की जो वॉर है ना, जो महाभारत में देखने को मिलता है, ये उससे पहले की कहानी है। और इट इज वाइडली बिलीव दैट एंशिएंट इंडिया जो है, जिसका नाम है भारत देश, वो कहीं ना कहीं शायद लैंड ऑफ भारत जिसकी मीनिंग है, वो कहीं ना कहीं यहीं से ड्राइव की गई। ऑल्दो दिस इज नॉट कंफर्म स्टोरी, दिस इज नॉट अ रियल स्टोरी, लेकिन ऐसा माना जाता है, कुछ स्कॉलर्स के द्वारा मानी जाती है कि जब भारतवर्ष की बात करते हैं, जब भारत देश की बात करते हैं, तो परहैप्स ये जो भारत है, ये जो भारता है, शायद यहीं से इंस्पायर की गई होगी, शायद यहीं से ली गई होगी, इसी माइथोलॉजी से पॉपुलर ट्रेडिशन में आया होगा। ठीक है। तो कालिदासा का जो ड्रामेटिक एडेप्टेशन है अभियानम शकुंतलम का, इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट रिफाइंड एंड लिटरेरी वर्जन ड्यू टू इट्स आर्टिस्टिक डेप्थ एंड पोएटिक क्वालिटीज दैट वी विल लुक एट। अब कहानी की शुरुआत देखते हैं कैसे होता है ना। एक बेसिक कहानी आपको पता चल गया, शकुंतला है, उसका जो लवर है वो किंग है दुष्यंता, और दुष्यंता जो है शकुंतला के प्यार में आ जाता है, और बाद में जाके उसके बच्चे होते हैं। फिर बाद में ये कहानी को भूल जाता है कि शकुंतला उसकी वाइफ भी हुई थी कभी, है ना, और डिस्कार्ड कर देता है। फिर शकुंतला चली जाती है फिर वापस हर्मिटेज लाइफ को जीने के लिए, और इवेंचुअली एक दिन जब वो हंट पे निकलता है, तो ही फाइंड्स दैट एक छोटा सा लड़का, एक छोटा सा बच्चा लाइन के साथ खेल रहा होता है, एंड देन ही थिंक्स अबाउट इट। उसे लगता है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये किसी न किसी गॉड कह सकते हैं कि, क्योंकि किंग्स जो हुआ करते थे ना, वो एक तरह से गॉड के ही पार्ट हुआ करते थे, क्योंकि दे यूज्ड टू फाइट विद द डीमंस, है ना। तो उसे लगता था कि वो ये कोई बहुत बड़ा नोबल लिनियज का पार्ट है, और फिर वो डिस्कवर करता है कि वो शकुंतला का बच्चा है, और वो इवेंचुअली उसे रियलाइज हो जाता है, उसकी मेमोरी वापस आ जाती है कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है, एंड देन वो सारे के सारे, मतलब वो उस बच्चे को और उसकी माँ को लेके वापस हस्तिनापुर चला जाता है। दिस इज द बेसिक स्टोरी ऑफ दिस प्ले।
अब कहानी की शुरुआत हम लोग देखते हैं एक एक करके, इंपॉर्टेंट कोटेशंस को भी देखेंगे, देखते हुए चलेंगे। प्रोलोग, प्रोलोग का मतलब होता है कहानी की शुरुआत में क्या हुआ, और कहानी की शुरुआत में एक तरह से बेनिडिक्शन अपॉन दी ऑडियंस होता है, ऑडियंस को एक तरह से ऑफर की जाती है, एक तरह से प्री की जाती है। उसमें सबसे पहला लाइन है, दिस इज द ओपनिंग लाइन, दे माइट आस्क यू इन द एग्जाम कि प्रोलोग में क्या कहा गया था। तो 8 forms has Shiva, Lord of all kings, and these are water, first created things, and fire which speeds the sacrifice begin, the priest and times dividers, moon and sun, and all embracing either path of sound, the earth wherein all seeds of life and found, and air beneath the life may he drew near, revealed in this the bliss of gathered here. Now this is a very beautiful prologue जहाँ पे लॉर्ड शिवा को याद की जा रही है। यूजुअली जब आप वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ोगे, वेस्टर्न ड्रामा को पढ़ोगे, तो यू विल फाइंड दैट दे यूज्ड टू बी अ म्यूज। लोग म्यूज को याद करते थे और म्यूज को याद करके बेनिडिक्शन देते थे, है ना। उसी तरीके से जब इंडियन लिटरेचर, खासकर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं, तो वी फाइंड दैट यहाँ पे लॉर्ड शिवा को इवोक की जा रही है, लॉर्ड शिवा से इंस्पिरेशन ली जा रही है ना, ताकि लोगों को एक तरह से पीस ऑफरिंग की जा सके। नाउ कहानी के प्रोलॉग में हम देखते हैं कि एक्ट्रेस जो है वो स्टेज पे आती है, एंड देन सी टॉक्स अबाउट व्हाट सीजन ऑफ द ईयर शैल आई सिंग अबाउट। नाउ कहानी की शुरुआत में जो डायरेक्टर होता है, वो डायरेक्टर, क्योंकि सिंस वी आर स्टडिंग द प्ले, तो हम लोग प्ले की तरह इसको पढ़ेंगे, कहानी की तरह नहीं पढ़ेंगे। सो आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स दैट जब भी आप ड्रामा पढ़ रहे हो, तो ड्रामा के जो स्टेज परफॉर्मेंस है, एक्टर्स के परफॉर्मेंस है, स्टेज की जो बैकग्राउंड है, उन सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से पढ़नी होती है, सो दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो डायरेक्टर है वो कहना क्या चाह रहा था, या किस तरह से ये इसने इसे पोर्ट्रे किया। तो कहानी की प्रोलॉग में वी फाइंड दैट डायरेक्टर और एक्टर्स के बीच में मोनोलॉग है, मोनोलॉग नहीं मतलब दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन है, और यहाँ पे डायरेक्टर कहता है, एक्ट्रेस पूछती है डायरेक्टर से, कौन से ईयर में, कौन से सीजन के बारे में मैं गीत गाऊं, क्योंकि यूजुअली प्रोलॉग के अंदर एक सॉन्ग होता है। तो ये जो सॉन्ग ऑफरिंग है, या ये लोगों को जो खुश करना है ना, इसके जो ऑडियंस है, उस ऑडियंस को एक तरह से प्रिपेयर करना है ना, इस चीज को देखने से पहले। तो कौन से मंथ को या कौन से सीजन को वो कौन से सीजन के ऊपर वो गाना चाहेगी। तो डायरेक्टर कहता है, वॉय सिंग अबाउट द प्लेजेंट समर विच हैड जस्ट बिगन फॉर एट दिस टाइम ऑफ ईयर। नाउ आई वांट यू टू पे वेरी क्लोज अटेंशन टू इट, बिकॉज जब हम चौसर को पढ़ रहे होते हैं, तो चौसर में भी आप देखोगे कि अप्रैल की बात होती है। अप्रैल हमेशा एक तरह से बडिंग मंथ होता है, अर्ली समर का मंथ होता है, उस समय बहुत सारे फूल, कलियां, सारी चीजें खिल जाती है। ऑल्दो टी.एस. एलियट ने इसको बहुत ही इसको बिल्कुल पलट दिया था जब उसने बोला था अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, है ना, ब्रीडिंग लाइलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से वेस्टर्न लिटरेचर के अंदर, वेस्टर्न पोइट्री के अंदर वी फाइंड दैट कि जो अर्ली, स्पेशली उसको स्प्रिंग कहते हैं, जो स्प्रिंग का समय होता है वो सबसे अच्छा समय होता है, और यहाँ भी स्प्रिंग के समय को यूज किया गया है। अब वो कहती है, अ मिड डे blends with temper heat, the breeze is rich with forest flowers, the slumber in the shade is sweet and charming are the twilight hours. फिर एक्ट्रेस गाती है, this the saddest blossom fair with pollen laden and plucked to deck her hair by many a maiden, but gently flowers like these are kissed by eager bees. Now ये बेसिकली एक स्प्रिंग की बात हो रही है, एक बडिंग मंथ की बात हो रही है, जहाँ पे नई नई कलियां खिलती है, एक कह सकते हैं कि एक जीवन की बात हो रही है, एक नए क्रिएशन की बात हो रही है। दिस इज व्हाट वी विल सी एट द एंड ऑफ द स्टोरी एज वेल, है ना। और जो मैं ट्राई करूंगा इसको कनेक्ट करने की। फिर डायरेक्टर कहता है कि वेल डन, वेरी गुड, द होल थिएटर इज कैप्टिवेटेड बाय योर सॉन्ग, विच मीन्स जो उनका मकसद था वो पूरा हो चुका है, जितने भी लोग वहां पे मौजूद हैं, है ना, दे ऑल आर कैप्टिवेटेड एंड सिट्स एज इट पेंटेड, What play shall we give them to keep their goodwill? अब वो पूछता है कि कौन सा प्ले हम इनके लिए प्रेजेंट करें सो दैट उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो प्ले का नाम होता है अभिजानम शकुंतलम। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके एक्ट 1 को पढ़ते हैं पहले। नाउ द एक्ट 1 इज ऑल्सो नोन एज द हंट। हंट शुरू होता है किसका? हमारे राजा का। सो एक्ट 1 opens with the नंदी prayer, after which the director of the play and an actress appears in the prologue, which I have already explained। दोनों डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ द ऑडियंस, किस तरह के ऑडियंस हैं और किस तरह से एक तरह से डेलिबरेटली
कौन सा ड्रामा सुटेबल होगा प्रेजेंट करने के लिए, एंड देन दे कम्स टू द कंक्लूजन दैट दे विल प्रेजेंट कालिदास शकुंतला। ऑल्दो जो डायरेक्टर होता है ही बिकम्स सो कैप्टिवेटेड बाय अ सॉन्ग परफॉर्म बाय द एक्ट्रेस, जो कि एक स्प्रिंग सॉन्ग के बारे में बातें करती है ना। एंड द एक्शन जो है फिर शिफ्ट होता है किंग दुष्यंता के बारे में ना। जैसे कहानी की शुरुआत होती है एक्ट 1 के अंदर, हम देखते हैं कि स्टेज के ऊपर किंग दुष्यंता अपने चैरियट में बैठे डियर को हंट कर रहा होता है, एंड ही इज स्टॉप्ड बाय अ हर्मिट हु रिमाइंड्स हिम दैट ही इज इंटर्ड इन अ सेक्रेड हर्मिटेज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। नाउ आई वांट यू टू इमेजिन कि कहानी की शुरुआत में जो राजा दुष्यंत है वो अपने साथियों के साथ, है ना, अपने लोगों के साथ चैरियट में बैठ के परस्यू कर रहा है कि इसको डियर को हंट कर रहा है। और उसी डियर के हंट करने के साथ साथ करने के समय में एक हर्मिटेज आता है, एक गुरु आता है। गुरु एक तरह से कहते हैं कि हर्मिटेज का मतलब जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो आता है, और वो कहता है कि दिस इज अ प्रोटेक्टेड लैंड, यू कैन नॉट जस्ट किल एनी एनिमल, मतलब डिस्टर्ब मत करो नेचर को। सो यहाँ पे देखो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना डीपली जो नेचर से रिलेशन में था, जो नेचर और ह्यूमन का जो रिलेशन है, दिस इज परहैप्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू। ऑल्दो पूरी की पूरी कहानी में जब आप कालिदास को पढ़ोगे तो कालिदास की जो कहानियां होती थी, जो स्टोरीज होती थी, जो पोइट्री होता था, वो नेचर से काफी रिलेशन में होता था, काफी क्लोज होता था। सो ही ऑलवेज वांटेड टू एस्केप इन द नेचर। इनकी जितनी भी सेटिंग्स होती है वो नेचर में होती है, काफी नेचुरल सेटिंग्स होती है ना, सो दैट इट कैन रिफ्लेक्ट डीपली इनटू द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। Now, acknowledging that the sanctity of the palace, the king abandons the chase and the hermit blesses him for telling the birth of a son. अब जब ये चीज स्टॉप कर देता है, जब क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हर्मिटेज ने बोला कि दिस प्लेस, इस जगह पे जो एनिमल्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड, सो यू कैन नॉट जस्ट किल एनी एनिमल। तो इस बात को सुनने के बाद जो राजा है वो शांत हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, अब मैं नहीं करूंगा। नाउ सिंस ही अबैंडन्ड इट, तो हर्मिट ने उसको क्या बोला, एक ब्लेसिंग दिया, और उसने बोला फॉर टेलिंग, क्योंकि ही डिड नॉट हैव अ सन, मे बी होता है, लेकिन उसने बोला कि यू विल हैव अ सन, है ना, तुम एक अच्छे से, मतलब एक अच्छे बेटे को पैदा दो, मतलब पैदा करोगे। अब दुष्यंत जो है ही मूव्स डीपर इनटू द हर्मिटेज। अब वो धीरे धीरे और भी डीप जाने लगा उस हर्मिटेज, वो जो एरिया है, वो जो फॉरेस्ट, सेक्रेड फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के अंदर जाने लगा। ऑल्दो मैं एक चीज और यहाँ पे पॉइंट आउट कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फॉरेस्ट होता है, इट्स ऑलवेज सीक्रेट टू समवन। द पीपल हु लिव्स नियर द सराउंडिंग एरियाज ऑफ दोज फॉरेस्ट, वो उनके लिए काफी सीक्रेट होता है। जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, ऑल्दो आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस, बट मेघालय का स्पेशली एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं मेघालय घूम रहा था तो वहां के जितने भी जंगल थे वो अनटच्ड फॉरेस्ट है, और नॉर्मल लोगों को उसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो पीपल फ्रॉम सर्टेन ट्राइब्स कैन ओनली एंटर इन दोज सर्टेन एरियाज, इन दोज सर्टेन सेक्रेड एरियाज। तो मैं जैक फ्रूट देख के मैंने बोला कि यार ये वेस्ट हो रहा है, चलो हम लोग खाते हैं। तो मेरे साथ मेरा गाइड था, वो मेरा ड्राइवर भी था, तो मैंने उनको बोला कि चलो इसको खा दे, एक तो पक गया है और फालतू में गिर रहा है। तो ही सेड कि नो, यू कैन नॉट एंटर इट। और उसने बहुत सारी मुझे कहानियां बताई कि किस तरह से जब लोग बिना पूछे या फिर बिना उस ट्राइब के लीडर से प्रे किए जब कोई एंटर कर जाता है तो उसके साथ बहुत बुरी चीजें होती है, बहुत बुरी घटनाएं होती है। तो दीज आर द स्टोरीज दैट आई हैव बीन आल्सो टोल्ड, और ये सारी की सारी चीजें हमारे एंशिएंट कल्चर में भी देखने को मिलता है। तो ये जो नेचर और इंसान के बीच का जो कनेक्शन है, वो जो सेक्रेड प्लेस होता है जिसको प्रोटेक्ट की जाती है, दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू पोर्ट्रे। इसलिए आप देखोगे कहानी को थोड़ा पोएटिक बनाई गई है, कहानी को थोड़ा ट्विस्ट की गई है महाभारत से, सो दैट ये जो पोएटिक इंक्लिनेशन है, ये जो पोएटिक विचार है, वो जो थिंकिंग है, वो जो थॉट है, दैट कुड बी प्रेजेंटेड इन दिस पर्टिकुलर प्ले। ठीक है, ऑल्दो ही रिफ्रेन्स फ्रॉम डिस्क्लोजिंग द रॉयल आइडेंटिटी। अब जैसे वो अंदर जाता है तो ही फाइंड्स अ गर्ल जिसका नाम होता है शकुंतला, और उसको देखते ही इसे बहुत प्यार हो जाता है। ऑल्दो ही डज नॉट टेल, मतलब ही नेवर मेंशन दैट कि ही इज अ किंग, वो कभी बताता नहीं है कि वो राजा है। एंड आफ्टर द किंग सोल्जर इंट्रूड अपॉन द पीसफुल हर्मिटेज, prompting him depart in order to divert them from disturbing the ascetics। अब जैसे वो अंदर जाता है, जैसे वो क्लोज जाता है शकुंतला के पास, तो ऑल्दो शकुंतला को उसने बताया नहीं कि ही इज अ, वो बताना नहीं चाहता कि वो राजा है, ही सिंपली वांट्स टू मीट हर। लेकिन फिर पीछे से उसके और भी सोल्जर्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो ये एसेटिक्स जो है, जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनको जंगल में छोड़ दो, उनको डिस्टर्ब मत करो, वी शुड
हेड आउट। अब यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन है विच आई वांटेड यू टू रीड, दिस इज फ्रॉम द टेक्स्ट इटसेल्फ, जो कि ट्रांसलेट की गई थी। प्रियंवदा जो होती है वो कहती है, सर वी आर अंडर बॉन्ड्स ऑफ लीड ऑफ लाइफ ऑफ वर्च्यू, बट इट इज द फादर्स विश टू गिव हर अ सुटेबल लवर। सो जब एक्ट 1 हम देखते हैं ना, तो वहां पे शकुंतला और किंग के बीच में एक कॉन्वर्सेशन होता है, जिसमें कि शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि ही हैज फॉलन इन लव विद शकुंतला, और वो चाहता है कि शकुंतला के बारे में जानने की पूरी कोशिश करता है। और उसकी जो फ्रेंड्स होती है वो शकुंतला को बहुत ज्यादा टीज करती है। और यहाँ पे प्रियंवदा सी इज a friend of Sakuntala and she is trying to have a conversation with the king, और किंग के आंसर्स को वो दे रही है, और किंग को कहती है कि सर वी आर अंडर बॉन्ड्स, हम लोग एक बाउंड्री के अंदर है, हम लोग एक बॉन्ड में हैं, है ना, वी कैन नॉट ब्रेक आवर वर्च्यूज। ये हमारा फादर का विश होता है कि उसका जो सूटेबल लवर है, किसी पर्टिकुलर लड़की के जो सूटेबल लवर होते हैं उसको ढूंढ के देना। और जब हम बातें करते हैं कि मॉडर्न इंडिया की, या लेट्स से बिहार की, या फिर किसी भी इंडियन मतलब स्टेट की, तो आप देखोगे ये जो शादी का जो महोत्सव होता है, वो फादर डिसाइड करते हैं कि उसकी बेटी या उसका बेटा किससे शादी करेगा। सो परहैप्स ये सारी की सारी चीजें हमें महाभारत में देखने को मिलता है, या फिर इन तरह के टेक्स्ट में देखने को मिलता है, जो हमारे सेक्रेट टेक्स्ट है, या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से कल्चरल जो हमारा इन्फ्लुएंस है यहाँ से आया है। ठीक है, फिर किंग जॉयफुली अपने आप को कहता है, क्योंकि किंग को ऐसा फील होने लगता है कि शकुंतला इज ऑल्सो इन लव विद हिम, ऑल्दो ये पहली मीटिंग है, लेकिन कहानी बहुत फास्ट फेज में चल रही है। ये कहता है कि ओ हार्ट योर विश इज वॉन, ऑल डाउट एट लास्ट इज डन, द थिंग यू फियर्ड एज फायर इज ज्वेल ऑफ योर डिजायर। नाउ ही इज ट्राइंग टू टेल कि ये जो लड़की है, ये जो शकुंतला है, जिससे इसको प्यार हो गया है, वो एक तरह से ज्वेल की तरह है। वो उसके जो डिजायर है एक ज्वेल को रखने का, एक ज्वेल का मतलब होता है बहुत एक्सपेंसिव गहना, है ना, और गहना किसी और का पहना वो उतना अच्छा नहीं होता। दैट्स वन थिंग, दैट्स एंड द अनदर थिंग इज दैट ये लोग एक अपनी बाउंड्री में रहते हैं, और उस बाउंड्री को उसके फादर ही ब्रेक कर सकते हैं एक सुटेबल लवर को ढूंढ के। तो ये इसको लगता है, राजा को लगता है कि आई एम अ किंग, आई एम द वर्दी वन, है ना। सो इफ आई परस्यू हिज फादर, हर फादर, तो मे बी वो मान जाएगा। इसलिए वो अपने अंदर के मन, जिसको कहते हैं ना मन मियाँ मिट्ठू होना, या फिर ख्याली पुलाव पकाना, वो राजा ख्याली पुलाव पका रहा है, जॉयफुली अपने आप को कह रहा है, ओ हार्ट योर विश इज वॉन, तुम्हारा जो विश है वो जीत चुका है, मतलब वो मतलब खुश हो जाओ, बिकॉज वॉट एवर यू डिजायर यू विल गेट इट, क्योंकि वो राजा है। एंड देन शकुंतला पेटिशली, मतलब काफी ज्यादा साय है, अनसुया को कहती है कि आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। एंड शकुंतला फिर कहती है कि आई एम गोइंग टू टेल मदर Gautami that Priyamvada is talking nonsense. Although एक तरह से यहाँ पे टीजिंग मोमेंट है, सारी की सारी जो उसकी फ्रेंड्स हैं वो टीज कर रही है ना, और किस तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, राजा मैन और वुमेन का एक, देखो एक चीज और है, यूजुअली मैं जहां तक मैं समझता हूँ, अब जंगल के अंदर लड़के बहुत कम होते हैं, है ना, और ऐसे जो सेक्रेट प्लेसेस होते हैं, वैसे बहुत सारे इंडिया में भी बहुत सारे मठ हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, स्पेशली लड़कियां जाती हैं, वहाँ पे अपना एजुकेशन करती है, बीएड करती है, फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाती है, तो उनके रिलेशंस बहुत कम होते हैं, मैन के साथ इंट्रैक्शंस बहुत कम होता है। तो परहैप्स दिस वाज द मोमेंट जब मे बी शकुंतला ने पहली बार किसी मैन को देखा होगा, एंड दे फॉल इन लव विथ ईच अदर, है ना। तो ये जो स्वीट कॉन्वर्सेशन है सबसे पहले एक्ट में, ये हमें देखने को मिलता है राजा दुष्यंत के बीच में और शकुंतला के बीच में। फिर आता है हमारा एक्ट 2, विच इज ऑल्सो नोन एज द सीक्रेट। नाउ एक्ट 2 टेक्स प्लेस इन द हर्मिटेज। अब ये जो एक्ट 2 है ये हर्मिटेज के अंदर होता है, जहां पे किंग और उसका जेस्चर है, उसके बीच में कॉन्वर्सेशन है। माधव्य जॉइन्स दुष्यंता, द किंग कन्फाइंड्स हिम अबाउट द ग्रोइंग अफेक्शन फॉर शकुंतला। नाउ यहां पे एक सिमिलैरिटीज है वेस्टर्न लिटरेचर के साथ, शेक्सपियर के साथ। यू विल फाइंड, जब आप शेक्सपियर को पढ़ोगे तो देयर विल ऑलवेज बी अ जेस्चर, देयर विल ऑलवेज बी अ क्लाउन विद द किंग, जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल होता है। और यहाँ भी किसी न किसी तरीके से मुझे ऐसा लगा है, मुझे ऐसा फील हुआ है पढ़ने के बाद, जो कि आपको भी फील होगा। आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड सम ऑफ द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द पर्टिकुलर प्ले के बीच के जो कॉन्वर्सेशन है, उसको मैंने स्क्रीनशॉट के तौर पे इसमें डाला है, सो दैट वंस यू रीड इट यू विल ऑल्सो फील दैट हाँ, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हैं। क्योंकि कालिदासा हिमसेल्फ, अगर देखा जाए तो कालिदासा सबसे मूर्ख माना जाता था, एंड देन समहाउ यू नो इनको बहुत ही ज्यादा नॉलेज आ गया, he got his enlightenment, and then he became one of the most
कह सकते हैं कि सेलिब्रेटेड पोएट ऑफ द लाइक 3rd या फिर 6th सेंचुरी के आसपास, है ना? उसी तरीके से जब आप शेक्सपियर को पढ़ोगे तो शेक्सपियर के वर्क्स में जितने भी किंग्स हैं, उन सारे के सारे किंग्स के साथ दे ऑलवेज हैड देयर फूड। और ये जो कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न और ईस्टर्न सारे के सारे सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा, है ना? देयर इज नो कंपैरिजन, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। जितने भी किंग्स होते थे उनको एंटरटेन करने वाला कोई ना कोई चाहिए होता था। सो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जेस्चर जो है ही विल टॉक सम, ही वोंट टॉक नॉनसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करेगा एंड दे विल हैव दिस टॉक कि वेदर द किंग शुड परस्यू शकुंतला और नॉट। और जितने प्यार में वो पड़ा हुआ है, उस प्यार का जो इजहार है वो किसको करेगा? वो अपने जेस्चर को करेगा और जेस्चर विल रिप्लाई टू हिम। ठीक है, बस यही कॉन्वर्सेशन है। और ये जो माधव्य है वो ऑब्जर्विंग द किंग्स डिस्ट्रैक्शंस एंड रिलेंटलेस टीजिंग रिमार्क्स ऑन द डेप्थ ऑफ द अट्रैक्शन, वही ऑब्वियस बात है। फिर मीनवाइल द हर्मिट रिक्वेस्ट दुष्यंता's प्रोटेक्शन अगेंस्ट द होलिएस्ट फोर्सेस दैट थ्रेटन द पीस ऑफ फॉरेस्ट। नाउ यहाँ पे क्योंकि अब उन लोगों को पता चल गया कि ही इज द किंग, तो उसको बुलाया जाता है, उसको रखा जाता है, मतलब किंग को बुलाया जाता है, किंग को बहुत अच्छी जगह पे रखा जाता है और किंग से प्रे की जाती है कि ये जो सीक्रेट प्लेस है इसको कुछ लोगों ने थ्रेटन करने की कोशिश की है ना? जिसको इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो दुष्यंत कहता है कि हाँ, मैं इस फॉरेस्ट को पीस में रखूंगा, डोंट वरी। And the king readily agrees, seeing an opportunity not only to perform his duty but also as a prolong his stay near शकुंतला। और किंग जो है वो इस चीज को एग्री कर देता है कि आई विल सेव योर फॉरेस्ट, है ना? अगर फॉरेस्ट में कुछ भी हॉस्टाइल चीजें, हॉस्टाइल फोर्सेस हैं, दीज हॉस्टाइल फोर्सेस आर बेसिकली द अराइवल ऑफ द डीमंस, है ना? यूजुअली जब भी हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिटरेचर को पढ़ते हैं तो डीमंस वर्सेस गॉड हमेशा फाइट होता है, और जो गॉड्स होते थे वो बेसिकली किंग्स होते थे, और किंग्स यूज्ड टू फाइट विद द डीमंस और रक्षा करते थे, है ना? तो एक सेंस में आपको वो देखने को मिलेगा यहाँ पे। नाउ इसको बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिल गया, मतलब जो राजा है दुष्यंत, नाउ ही फाउंड दिस अपॉर्चुनिटी दैट उसे लगा कि ही कैन ऑल्सो सेव द हर्मिटेज या फिर द फॉरेस्ट along with being closer, so that this will give him a chance to stay closer to the Sakuntala. As the king prepares to join the hermits in the sacred rites, Sakuntala and the friends return. The king increasingly admiration. अब देखो फिर कहानी आगे बढ़ती है। अब राजा जो है वो शकुंतला के बहुत करीब आ चुका है, क्योंकि अब वो हर्मिटेज के घर में रह रहा है, हर्मिट के घर में रह रहा है। एंड अब यहाँ पे एक सिचुएशन बनता है जहाँ पे राजा जो है, किंग जो है, वो शकुंतला से बातें करता है, शकुंतला अकेले पाता है। उसके फ्रेंड्स भी होते हैं लेकिन उसके फ्रेंड्स निकल जाते हैं, शकुंतला को अकेले पाके वो कोशिश करता है शकुंतला से बातें करने की। नाउ देयर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन क्लाउन एंड द किंग। अब देखो ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। दिस इज प्रिसाइजली व्हाई मैंने इस वीडियो में इसको डाला है। क्लाउन कहता है लाफिंगली, यू आर लाइक अ मैन हु गेट्स टायर्ड ऑफ गुड डेट्स एंड लॉन्गर फॉर अ सोड tamarind. All the pearls of the palace are yours and you want this girl. Now क्लाउन जो है, देखो क्लाउन इज वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी केयरफुल। वो कहता है हंसते हुए कि यार तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना? यू हैव एवरीथिंग, तुम्हारे पास गुड डेट्स हैं, है ना? बहुत सारे लोग हैं, और पर्ल से बहुत सारे पैलेसेस हैं तुम्हारे पास, एंड स्टिल यू वांट दिस गर्ल। हाउ मैड आर यू, है ना? जैसे होता है ना कि जब कोई प्यार में पागल हो जाता है तो उसकी जो बिहेवियर है, राजा की भी बिहेवियर बिल्कुल वही देख रहा है। तो एक तरह से क्लाउन इसको कह रहा है। फिर किंग कहता है, माय फ्रेंड यू हैव नॉट सीन हर और यू कुड नॉट टॉक सो। कहता है कि तुम तो देखे नहीं हो उसे, जब तुम देख लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं किसके बारे में बातें कर रहा हूँ, विच मींस शकुंतला माइट बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन राजा ने कभी देखा होगा। फिर क्लाउन कहता है, सी मस्ट बी चार्मिंग इफ सी सरप्राइजेज यू। जरूर वो बहुत खूबसूरत अप्सरा होंगी क्योंकि उसने तुम्हें सरप्राइज कर दिया, है ना? क्योंकि राजा के पास बहुत सारी चीजें होती है, बट स्टिल इफ समवन हैज सरप्राइज। अब देखो इसको मैं थोड़ा पर्सनल बायस को साइड में रखते हुए बोल रहा हूँ। अब ये सारी की सारी चीजें जस्टिफिकेशन दी गई है। अब जितने भी इंडियन एस्थेटिक्स पढ़ोगे या वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ोगे या इस्लामिक कल्चर को पढ़ोगे, ऑल्दो मैं पढ़ा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, और मैं थोड़ा क्रिटिकली देखता हूँ इसलिए मैं थोड़ा अपना पर्सनल बायस भी दे के रखता हूँ। तो देखो ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप इसको स्किप कर सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हो। तो ये जो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं देखो इसको दो एस्पेक्ट है। एक आप इसको रोमांटिक इरोटिक फॉर्म में पढ़ सकते हो, दूसरा आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हो कि हर चीज की जस्टिफिकेशन दी जाती है कि अगर राजा ने किसी लड़की को देखा है, अगर उसे ये चीज पसंद है,
तो परहैप्स उस लड़की में कुछ होगा, उस लड़की की खूबसूरती कुछ होगी। जैसे हेलेन की कहानी आई हैव एक्सप्रेस्ड मेनी टाइम्स। आप जितने भी वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ोगे, चाहे डब्ल्यू बी को पढ़ लो, इवन शेक्सपियर को पढ़ लो, आइदर यू गो एंड रीड मतलब किसी भी क्लासिकल ग्रीक को या फिर वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ लो, ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ लो, यू विल फाइंड हेलेन के बारे में हमेशा चर्चा की जाती है। एंड हेलेन इज कंसिडर्ड टू बी द, कह सकते हैं कि हेलेन इज द कॉज बिहाइंड द ट्रोजन वॉर, ऐसा हमेशा माना जाता है। ऑल्दो हेलेन की क्या गलती थी? अगर हेलेन काफी खूबसूरत है तो हेलेन की इसमें क्या गलती है कि पूरा का पूरा ट्रोजन वॉर हेलेन की वजह से हुआ? सो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ना, वुमेन को हमेशा एक तरह से लोएस्ट फॉर्म में देखा गया है, मैन के अंदर डोमिनेंस में देखा गया है। अगर मैन को लड़की काफी खूबसूरत लगी, तो अगर उसको परस्यू कर रहा है वो किसी भी तरीके से, तो उसको जस्टिफाई की जाती है पूरे के पूरे सिविलाइजेशन के अंदर, चाहे वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो, चाहे वो ईस्टर्न सिविलाइजेशन हो। दिस इज माई पर्सनल बायस, जो कि मैंने बाइबल को पढ़ते हुए, महाभारत को पढ़ते हुए, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए, जैसे द्रौपदी की कहानी जब आप पढ़ोगे, सीक्वल ऑफ डाइसिंग पढ़ोगे, तो वहाँ भी आपको जस्टिफिकेशन दिखेगा किस तरह से। खैर एनीवे, चलते हैं इस पे। फिर यहाँ पे किंग कहता है कि ओ माय फ्रेंड, सी नीड्स नॉट मेनी वर्ड्स, सी इज गॉड्स विजन ऑफ प्योर थॉट कंपोज्ड इन हिज कैप्टिव माइंड। He reveries of beauty wrought and peerless pearls of womankind. So plays my fancy when I see how great is God, how lovely is he. Now वो प्रेज कर रहा है, ऑब्वियस बात है, ही इज इन लव विथ हर। फिर क्लाउन कहता है कि हाउ द वुमन मस्ट हेट हर। किंग कहता है कि दिस इज टू इन माई थॉट, सी सीम्स अ फ्लावर हुज फ्रेग्रेंस नो वन हैज टेस्टेड, none has tasted. Now she is talking about the maiden girl, someone who has never been touched. तो देख रहे हो ना यहाँ पे, वो जो मेडन वुमेन होती है, मेडन वुमेन उनको कहते हैं कि जो अनमैरिड वुमेन होती है, समवन जिनका कोई रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन किसी के साथ नहीं होता है ना। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सी सीम्स अ फ्लावर हुज फ्रेग्रेंस नन हैज टेस्टेड, अ जेम अनकट बाय वर्कमैन्स टूल, अ ब्रांच नो discreting hands have wasted, fresh honey, beautiful, cool. No man on earth deserves to taste her beauty, her blameless, loveliness, and worth, unless he has fulfilled man's perfect duty and is there such of on earth. Now he's trying to explain how rare she is, how maiden she is, and how beautiful, how perfect she is, है ना? And he wants her. So the act concludes with the sense of both, जो हमारा दुष्यंत है और शकुंतला है, दे आर बिकमिंग साइलेंटली अवेयर ऑफ ईच अदर, दे नो दैट दे आर फॉलिंग फॉर ईच अदर, है ना। यहाँ पे कहानी जो हमारा एक्ट 2 है वो खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं एक्ट 3 के ऊपर। दिस इज अ लव मेकिंग। नाउ ये टाइटल लव मेकिंग है, इट्स नॉट अबाउट लव मेकिंग, दे आर एक्चुअली फिजिकली दे आर मेकिंग लव, नो, इट्स ऑल अबाउट हाउ दे आर कमिंग क्लोज टुगेदर, है ना। इन एक्ट 3 किंग दुष्यंता हैविंग डिस्क्लोज्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी, अब उसने डिस्क्लोज कर दिया है अपनी ट्रू आइडेंटिटी को, एंड ही रिमेन इन हर्मिटेज एज अ गेस्ट, एज वी ऑलरेडी नो, क्योंकि अब उसे सीक्रेट फॉरेस्ट को बचाना है और शकुंतला के पास भी रहना है। सो उसने कह दिया कि हाँ, आई विल ट्राई टू सेव, मतलब आई विल प्रोटेक्ट द यू नो द फॉरेस्ट, और वो वहां पे गेस्ट बन के वो रह रहा है। वाइल वॉकिंग थ्रू द ग्राउंड्स ही ऑब्जर्व्स अनसुया, प्रेमवदा और शकुंतला सारे के सारे आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, है ना। और हर कोई शकुंतला को टीज कर रहा है, और ये सारी की सारी चीजों को देखने के बाद जो राजा है, नाउ ही इज कंफर्म दैट इवन शकुंतला इज फॉलन इन लव विथ हिम। When Shakuntala begins to recite a love poem, the king steps out from his palace and concealment. जब वो देखता है, जब वो सुनता है कि शकुंतला एक लव सॉन्ग या फिर एक लव पोइट्री गा रही है या बोल रही है, तो वो निकल के आता है और वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है। एंड once he tried to come closer to the come nearer to शकुंतला, सारी की सारी जो उसकी सखियां हैं, उसकी जो फ्रेंड्स हैं, वो सारे के सारे वहां पे एक एक करके निकल जाती है, सो दैट दे कैन हैव मोर कॉन्वर्सेशन। ठीक है। फिर दुष्यंता को एक मोमेंट अलोन मिल जाता है बात करने का, एंड जस्ट एज दे बिगिन टू ग्रो क्लोजर, गौतमनी अपीयर्स, जो उसकी मदर है, प्रॉम्प्टिंग द किंग टू हाइड वंस अगेन आफ्टर सी डिपार्ट्स। Dushyanta reflects with some confusion on which hesitated to fully express his feelings. So जैसे ही दोनों आपस में क्लोज आते हैं, जब आपस में बातें कर रहे होते तो पीछे से उसकी मदर आ जाती है, एंड सी सेज, गौतमनी कहती है
कि अभी राजा को छिप जानी चाहिए बिकॉज़ फिर वहाँ पे जो हर्मिट्स लोग हैं एक बेसिकली मतलब एक इंटरप्शन होता है और राजा सारी की सारी चीज़ें बयान नहीं कर पाता है। ठीक है? अब आता है एक्ट 4 एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट क्योंकि यहाँ पे शकुंतला का डिपार्चर है। नाउ सिंस एवरीवन हैज़ एक्सेप्टेड द किंग क्योंकि वो राजा है और राजा को जब भी कोई पसंद आ गई तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रानी बन जाएगी और ये सारी की सारी चीज़ें आपस में लोग चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पे अब शकुंतला के डिपार्चर की बात होने वाली है। इन एक्ट 4 टेक्स प्लेस इन हर्मिटेज वेयर शकुंतला हैज़ grown pale and withdrawn, overwhelmed by her longing for the king Dushyanta. अब काफी ज्यादा वो खुश है राजा के घर जाने वाली है ना? और उसकी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो नोटिस करती है कि सी हैज बिकम वेरी पेल और काफी कंसर्न हो चुकी है, बहुत ज्यादा सोचती है, सोच में डूबी हुई है ना? खोई हुई है। उसी समय देयर इज दिस वन हर्मिट, उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू रिमेंबर हिज नेम एज वेल, जिसका नाम होता है कानवा। नहीं, कानवा तो उसका सॉरी फादर का नाम होता है। तो वो पहुंचता है, her friends arrives in the form of Sakuntala. That times he has come near the company to King Dushyanta to his palace. हाँ, अब देखो उसका जो नाम होता है, व्हाट्स हिज नेम, दुर्वासा। हाँ, दुर्वासा। दुर्वासा जो होता है ये एक बहुत पुराना सेज होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेज होता है। वो जब आता है तो उसने एक चीज नोटिस किया कि शकुंतला जो है वो इतना ज्यादा अपने प्यार में खोई हुई है कि दुर्वासा के, क्योंकि अब कोई नया गुरु आया, अगर कोई नया बहुत पुराना लोग आए, एक तरह से कह सकते हैं कि ही वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेज, कह सकते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सेज थे। तो जब वो आए तो उसको प्रॉपर तरीके से उसने देखभाल नहीं किया क्योंकि वो अपने अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी वो गुस्सा हो जाता है और उसको कर्ज दे देता है। और कर्ज क्या देता है? कहता है दुर्वासा, यहाँ पे देखो आप, एक मिनट, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। हाँ, अब यहाँ पे दुर्वासा pronounces a curse stating that the person she is thinking of will forget her entirely. अब वो कर्स दे देता है और कहता है कि जिस लड़के के बारे में, जिस इंसान के बारे में तुम सोच रही हो, है ना, उसको वो इंसान तुम्हें भूल जाएगा। और ये सुनते ही प्रियंवदा जो उसकी फ्रेंड है क्विकली इंटरवीन करती है और कहती है कि मर्सी करो, मर्सी करो, इतना ज्यादा मतलब कर्ज मत दो, इस तरह के कर्ज मत दो आप प्लीज। वो प्रॉम्प्ट करती है सेज को सॉफन करने के लिए अपने कर्ज को। तो इवेंचुअली वो कहता है कि वो जो पर्सनल टोकन दिया गया था तुम्हें, उस टोकन को टच करने के बाद, उस टोकन को स्पर्श करने के बाद उसको दोबारा से वो मेमोरी वापस रिक्लेम हो जाएगी। And this, unaware of the curse and its consequences, Sakuntala and her companions depart for King's Court, and the act closes with the atmosphere of forbidding as an audience, understanding the severity of the curse that is now going to happen. अब देखो यहाँ पे जो एक्ट 4 है, जब एक्ट 4 खत्म होता है तो वी गेट टू नो दैट ये जो सब कुछ अच्छा चल रहा है, शकुंतला और किंग के बीच में जो रिलेशन है काफी अच्छा है। अब शकुंतला जाने वाली है ना, राजा के घर। तो उससे पहले एक सेज आता है और वो सेज ने क्या कर दिया है, उसे कर्ज दे दिया है शकुंतला को कि क्योंकि तुमने मुझे प्रॉपर तरीके से वेलकम नहीं किया, और इस गुस्से में उसने दे दिया कि जिसके बारे में तुम सोच रही थी, जिसके बारे में तुम सोच के इतना पेल हो और मेरे बारे में नहीं सोचे, मेरे बारे में या मुझे वेलकम अच्छे से नहीं किया, वो इंसान तुम्हें भूल जाएगा। एंड जब उसकी फ्रेंड प्रियंवदा वापस बोलती है कि प्लीज इसको थोड़ा आप ये जो आपका कर्ज है वो थोड़ा कम कर दो, थोड़ा सॉफ्टन कर दो, तो उसने बोला कि अगर उसने कुछ दिया होगा, है ना, एक पर्सनल टोकन के तौर पे, तो एक्चुअली पर्सनल टोकन के तौर पे उसने एक रिंग दिया था और उस रिंग को टच करते ही ही विल रिमेंबर एवरीथिंग व्हाट हैज हैपेंड, और किस तरह से वो इसके प्यार में था। तो ये होता है। अब इससे पता चल गया ऑलरेडी कि एक्ट 5 में कुछ बुरा होने वाला है क्योंकि एक कर्स आ चुका है। यूजुअली इंडियन ड्रामा के अंदर, इंडियन एस्थेटिक्स के अंदर हमें हमेशा कर्स देखने को मिलता है। कर्स एक जो होता है ना, वो कह सकते हैं कि उसका सबसे पीक पॉइंट होता है। जब आप ड्रामा को पढ़ोगे तो ड्रामा में, स्पेशली जब ट्रेजेडी को पढ़ोगे तो ट्रेजेडी में एक सर्टेन लूप्स होते हैं, एक राइजिंग एक्शन होता है, एक क्लाइमेक्स होता है, एंड दिस वाज द क्लाइमेक्स, दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी। ये जो क्लाइमेक्स है कर्स का, ये क्लाइमेक्स है, मतलब क्लाइमेक्स की तरफ ले जा रहा है कहानी को। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे राइजिंग एक्शन और ये मिड में आ गए हैं कहानी को। अब कहानी में धीरे धीरे डाउनफॉल होना शुरू होगा। अब एक्ट 5 जो है वो एक तरह से प्योरली कह सकते हैं कि पूरा का पूरा क्लाइमेक्स का सिचुएशन है। किंग दुष्यंता सेंड्स माधव्य
टू हिज प्राइवेट चैम्बर्स टू काम क्वीन। अब देखो उसकी ऑलरेडी क्वीन है, बहुत सारी क्वींस होती थी राजा के, है ना, और काफी अफेक्शनेट है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज हो रहा है, जब शकुंतला आती है ना, तो शकुंतला को ये एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, कहता है कि मैं किसी शकुंतला को जानता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ही हैज फॉरगॉटन, वो जो कर्स है वो काम कर रहा है और वो सारी की सारी चीजें भूल चुका है। और उसी के बीच में देखो कॉन्वर्सेशन होता है यहाँ पे। गौतमनी कहती है टू शकुंतला, फॉरगेट योर शेम माई चाइल्ड, आई विल रिमूव यू वेल, देन योर हस्बैंड विल रिकॉग्नाइज यू। अब वो जब कहती है कि ये जो मेरे पेट में बच्चा है वो आपका है, राजा को कहती है, तो राजा उस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और कहता है कि यार तुम मुझे एक्सप्लॉइट कर रही हो, तुम मुझे परेशान कर रही हो, है ना, तुम मुझे इन्फ्लुएंस कर रही हो। ऑल्दो दे आर अनअवेयर कि ये कर्ज काम कर रहा है, बट वो कहती कि देखो तुमने मुझे एक्सप्लॉइट किया, तुमने मुझे डिसीट किया, तुमने मेरे साथ गलत किया, है ना, अब तो मेरे पास बच्चे भी हैं, अब तुम इस बच्चे को भी एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हो। तो राजा कहता है, अब वही कॉन्वर्सेशन है, गौतमी कहती है, उसकी जो माँ है वो कहती है अपनी बेटी शकुंतला को कि देखो मैं ये जो वेल है उसको रिमूव करती हूँ, है ना, सो दैट योर हस्बैंड विल रिकॉग्नाइज कि ये उसी का बच्चा है। फिर किंग कहता है, ऑब्जर्विंग शकुंतला टू हिमसेल्फ, एज माई हार्ट पॉन्डर्स वेदर आई कुड एवर हैव वेड this woman that has come to me in tortured loveliness as I endure to bring it back to mind, when like a bee that hovers round a jasmine flower at dawn, while frosty down of a morning still over it and hesitate to sip ere they be gone. I cannot taste the sweet and cannot leave it. देखो he's still in his state of confusion, वो conundrum में है, whether he cannot taste the sweet. Now he knows that even though she is pretty, but he cannot taste the sweet, he cannot leave it, ना ही वो छोड़ सकता है। फिर पोर्ट्रेस कहती है to herself, what a virtue king he is. Would any other man hesitate when he saw such a pearl of a woman coming of her own accord? This is where मुझे थोड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं, वैसे ये ड्रामा है, बट एनीवे अब यहाँ पे भी जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि जो राजा है, देखो राजा कितना अच्छा है कि इतनी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद भी ये इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एनीवे ये थोड़ा इसी को बोलते हैं ना रस बनाना, ताकि आप कनेक्टेड रहो कहानी के अंदर। तो यहाँ पे जो किंग है, किंग एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, कहता है कि आई डोंट नो यू, आई डोंट इवन दो यू आर सो ब्यूटीफुल। वो अपने मन में कहता है कि देखो कितनी सुंदर है, कितनी पर्ल जैसी है, कितनी अच्छी देखने में लगती है, और वो सोचता भी है आई कैन नॉट टेस्ट द स्वीट, मैं इसको टेस्ट भी नहीं कर सकता एंड मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता। और इसी बात पे जो पोर्ट्रेस है वहाँ पे और भी जो लोग हैं, वो उनके दिमाग में ये विचार चलता है कि देखो राजा कितना अच्छा है ना, इतनी खूबसूरत होने के बाद भी कोई नॉर्मल इंसान इसको नहीं छोड़ता। नॉर्मल इंसान इतनी खूबसूरत महिला को देखने के बाद उससे तुरंत शादी कर लेता, तुरंत एक्सेप्ट कर लेता, नहीं भी होता तब भी एक्सेप्ट कर लेता, बट राजा देखो कितना अच्छा है, ये एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है ना। और कहता है कि वुड एनी अदर मैन, वही हेजिटेट करता है। फिर सांग्रवा कहता है कि हैव यू नथिंग टू से ओ किंग, क्या आपके पास कुछ, ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग इनसाइड हिज ब्रेन। फिर किंग कहता है कि हरमित आई हैव टेकन थॉट, मैंने सोच लिया, क्या सोचा, आई कैन नॉट बिलीव दैट दिस वुमेन इज माई वाइफ, मैं विश्वास कर ही नहीं सकता कि ये जो वुमेन है वो मेरी पत्नी है। सी इज प्लेनली विथ चाइल्ड, हाउ कैन आई टेक हर, कन्फेसिंग माई सेल्फ एन एडल्टर। कहता है कि मैं कैसे अपने आप को एडल्टर कन्फेस कर लूं, कैसे मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं, मैं तो जानता भी नहीं इस लड़की को, मैं इस महिला को जानता भी नहीं, कैसे मैं इस बच्चे को, कैसे मैं इस वुमेन को एक्सेप्ट कर लूं, है ना। लेकिन कहता है कि एज द टेंशन राइजेस, शकुंतला रियलाइजेस दैट द किंग द रिंग द किंग गेव हर द ओनली टोकन दैट कुड रिस्टोर हिज मेमोरी इज मिसिंग फ्रॉम हर फिंगर। अब जब उसको ये चीज रियलाइज होता है कि अगर मैं वो जो टोकन जो इसने दिया था उस टोकन को वापस इसको टच करवा दो तो मे बी राजा द किंग विल रिमेंबर एवरीथिंग, बट देन सी रियलाइजेस दैट सी डज नॉट हैव अ रिंग ऑन हर फिंगर, क्योंकि वो शायद नदी में नहाते वक्त नदी में खो गया, नदी में गिर गया, है ना। नाउ अगेन अनदर ट्विस्ट, द किंग रिस्पॉन्डेड विथ काउंटर एक्विजिशंस इंसिस्टिंग दैट ही हैज नेवर नोन हर। अब वो ही कहता है कि मैं इसे कभी जानता नहीं। इवेंचुअली व्हाट ही डज, बहुत सारे लोगों की बात सुनने के बाद, है ना, बहुत सारे अफ्रेंड होने के बाद वो कहता है कि चलो ठीक है, यू कैन स्टे हियर अंटिल योर चाइल्ड इज बॉर्न, और जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो वी विल ट्राई टू एग्जामिन द सन कि वेदर योर चाइल्ड हैज सम काइंड ऑफ लीनियस, या उसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऐसा माना जाता था कि जो राजा होते थे दे हैव सम काइंड ऑफ पोजीशन ऑफ गॉड, है ना,
तो उसके अंदर हमेशा वो जो लीनियज, उसका जो लीनियज होगा, उसका जो बच्चा होगा, दे विल ऑल्सो पोजेस समथिंग सिमिलर, है ना? जैसे आप लीडा एंड सॉन को पढ़ोगे, तो उसी तरीके की चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिले, जो जो वेस्टर्न लिटरेचर के अंदर आपको देखने को मिलता है कि जितने भी ग्रीक गॉड्स होते थे, उनका जो सेक्सुअल इनकाउंटर्स होते थे ह्यूमन लेडी के साथ, खूबसूरत लड़कियों के साथ, तो उसके बीच में जो बच्चे पैदा होते थे वो हाफ ह्यूमन होता था, हाफ गॉड होता था। ऐसे बहुत सारे आपको जैसे हेरिक्लेस देखने को मिलेगा, हेक्टर देखने को मिलेगा, दीज वेर द हाफ गॉड एंड हाफ कह सकते हैं ह्यूमन। उसी तरीके से यहाँ पे भी राजा ने बोला कि यू कैन स्टे हियर अंटिल योर चाइल्ड इज बॉर्न, और जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो वी विल ट्राई टू एग्जामिन, हम लोग एग्जामिन करेंगे वेदर द चाइल्ड possesses समथिंग सिमिलर दैट आई हैव, है ना? इसके अंदर वो लीनियज है, रॉयल लीनियज है या नहीं है। अगर इसके अंदर रॉयल लीनियज नहीं होगा तो यू विल हैव टू गो, मतलब यू विल हैव टू लीव दिस प्लेस, अदरवाइज यू कैन स्टे, है ना? ये कहता है। लेकिन इस चीज को देखने के बाद काफी शौक हो जाती है वो, है ना? बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। तो बिफोर द प्लान कैन बी इनेक्टेड, शकुंतला लीव्स इन एंग्विश एंड कॉल्स अपॉन द अर्थ टू रिसीव हर। अब वो वहां से निकल जाती है और अर्थ को कहती है कि मुझे ले जाओ, मतलब सी डजंट वांट टू स्टे देयर। और इसी तरीके से वो ऑफ स्टेज, मतलब एक तरह से एक बीम ऑफ लाइट होता है और वो गायब हो जाती है, और राजा जो है वो इस चीज को देख के शॉक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। एंड दिस इज हाउ द एक्ट 5 एंड्स। अब आता है हमारा एक्ट 6, विच इज ऑल्सो टाइटल एज सेपरेशन। नाउ द टू पुलिसमैन ब्रिंग्स फिशरमैन बिफोर द चीफ ऑफ द पुलिस। अब कहानी रिस्टोर होने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पे एक फिशरमैन को दो पुलिसमैन हाथ में लिए हुए हैं और कह रहा है, एक्यूज कर रहे हैं कि इसने एक रॉयल सिग्नेट रिंग को इसने चोरी करा है। लेकिन उस फिशरमैन ने कहता है कि ये जो रिंग है उसने फिश के बेली से निकाला है ना? सो उसने एक फिश को कैच किया था, उस फिश के बेली से ये निकला है। एंड द चीफ ऑफ पुलिस प्रोसीड्स द पैलेस टू वेरीफाई द मैटर एंड रिटर्न्स विद द किंग्स ऑर्डर टू रिलीजेस द फिशरमैन। इवेंचुअली देन ही रियलाइजेस दैट ये जो फिशरमैन है, ही डिड नॉट एक्चुअली स्टील इट, बट ये ऑलरेडी स्टोलन था, और ये ऑलरेडी मतलब खो चुका था, और ये फिश के गट्स के अंदर से निकला है। एंड दिस इज हाउ राजा इस चीज को एग्री करने के बाद बहुत सारे इसको मतलब रिवार्ड्स देते हैं, कहते कि यार चलो तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने इसको लेके आए, तुम इसको लेके आए, ठीक है। एंड देन सुनावते arrives invisible for the observe of King Dushyanta's condition. This is very crucial, so please be aware, क्योंकि यहाँ पे अब हमें demons और गॉड के बीच में वो फाइट देखने को मिलेगा। ये जो ड्यूटी है, एक राजा की जो ड्यूटी है और एक राजा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। See overhears two palace maids discussing the king's deep sorrow with the royal chamberlain. The king has cancelled all the celebration, withdrawn into grief. अब जैसे ही राजा उसको टच करता है तो ही रिमेंबर्स एवरीथिंग, और राजा जो है वो ग्रीफ में चला जाता है, बिकॉज नाउ ही कैन रिमेंबर, नाउ ही कैन रिकॉल व्हाट ही डिड टू द शकुंतला। अब शकुंतला तो गायब हो चुकी है ना? अब नाउ ही इज वेरी मच असेम्ड, वो काफी ज्यादा सैड है, काफी ज्यादा सोचने ग्रीफ में पड़ चुका है ना? बहुत लोग इसको कोशिश भी करते हैं कि मान जाए, बट ऑब्वियस बात है बहुत ग्रीफ में है। और इवेंचुअली ही गेट्स टू नो दैट कि शकुंतला जो है वो भी काफी ग्रीफ में है ना? वहां पे फिर पेंटिंग बुलाई, चाटुकारिका जो है, चटुरिका जो है वो पोर्ट्रेट लेके आती है शकुंतला की, है ना, राजा को दिखाने के लिए। तो ये जो पोर्ट्रेट है वो कहीं ना कहीं एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो कॉन्शियस ब्रेन है, हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, हाउ इट डील्स विथ आवर इमोशंस, है ना? यहाँ पे राजा जो है काफी इमोशनल भी हो रहा है, ऑल्दो ही हैज अ ड्यूटी टू सेव। जैसे आप एडवर्ड द सेकंड पढ़ोगे क्रिस्टोफर मार्लो का, तो वहां पे जो राजा है वो अपने फ्रेंड के प्यार में बहुत पड़ा हुआ है। गस्ताव रहता है, आई थिंक हिज नेम इज गस्ताव। वो अपने फ्रेंड के प्यार में बहुत पड़ा हुआ है और पूरे राजपाट को छोड़ दिया, उसकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया। बट हियर यू विल फाइंड दैट किंग इज ऑल्सो वेरी डिटरमिन्ड दैट ही हैज हिज ड्यूटी, और एक ड्यूटी वो है कि वो उसे अपने राजपाट को देखना है एज ए किंग, और दूसरा इसकी ड्यूटी ये भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो अपनी वाइफ को भी टेक केयर करे, क्योंकि वो जो बच्चा है वो इसी का है ना? क्योंकि ही कैन रिमेंबर एवरीथिंग, ऑल्दो ही डज नॉट नो कि वेदर द चाइल्ड इज हिज, लेकिन वो जानता है कि क्योंकि उसकी सारी की सारी मेमोरी रिकॉल हो चुकी है, याद हो चुकी है। नाउ ही नोज, ही रिमेंबर्स दैट शकुंतला वाज हिज वाइफ इवन, ठीक है, उस पेंटिंग को देखने के बाद। फिर soon afterward news comes that the ship was wrecked and the wealthy merchant has been killed. The king orders that the merchant surviving pregnant wife should receive his entire estate, and this also tells you, this also reveals you how determined he is to save
मतलब एक तरह से इंसान की इंसानियत यहाँ पे देखने को मिलती है कि राजा इज कंसर्न्ड अबाउट हिज सिटीजन्स एज वेल। यहाँ पे जान के इस तरह की कहानी को थोड़ा दिखाया गया है। फिर आगे जाके आपको दिखेगा कि मताली जो है ना, ही विल अपीयर और ही विल समन हिम असिस्टिंग द रिप्लेसिंग डीमंस, और डीमन अटैक कर चुके हैं और डीमन से फाइट करने की बात होगी। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है राजा का, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक किंग का, वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। सो देयर इज अ पैरेलल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हिज किंगडम along with the ड्यूटी जो कि उसको अपनी वाइफ को टेक केयर करना है। ठीक है, फिर आता है हमारा लास्ट एक्ट 7। आफ्टर डिफीटिंग द डीमंस, मचाली एस्कॉर्ट्स किंग दुष्यंता। अब देखो, हेवन में फाइट हो चुका है, अब जो डीमंस हैं वो डिफीट हो चुके हैं, हार चुके हैं। अब किंग दुष्यंता कहता है कि जब हम इस सेलेस्टियल रिल्म से होते हुए निकलेंगे तो आई वांट माय जर्नी, और वो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कहता है कि मुझे उस हर्मिटेज होते हुए जाना है, उस सेज मृचा से होते हुए जाना है, सो दैट ही कैन टेक अ लुक एट शकुंतला, मे बी उसको शकुंतला दिख जाए। तो वाइल वेटिंग, दुष्यंता हियर्स अ कमोशन ऑफ डिस्कवर्स अ यंग बॉय फियर्सली रेसलिंग विद अ लायन कब। अब जब वो ये चीज देखता है, मतलब जब वो हेरमितेज के पास रुकता है, देन ही सीज अ बॉय जो कि रेसल कर रहा है एक लायन के कब के साथ, है ना, एंड देन ही इज वेरी मच इंप्रेस्ड बाय द चाइल्ड्स करेज एंड नोटिसिंग द अनमिस्टेकेबल साइन ऑफ रॉयल लीनियज। अब वो इस चीज को देखता है तो उसको ये चीज रियलाइज होता है कि देखो इस बच्चे के अंदर रॉयल लीनियज है, ही कैन फाइट विद द कप्स। ऐसा माना जाता है कि राजा को जो बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा वॉरियर्स, काफी बड़े वॉरियर्स होते हैं, है ना। ऑल्दो ये सारे के सारे बोगस स्टोरी होते हैं, बट एनीवे कहानी कहानी है, कहानी की तरह हमें पढ़ना है। When the boy's armlet slip off, Dushyanta picks it up. Two ascetics immediately warns him that the armlet transforms into the snakes and strikes anyone who touches it. अब जैसे ही उस बच्चे को उसने टच किया, है ना, उसके आर्मलेट से जो आर्मलेट है वो नीचे गिर जाता है। आर्मलेट का मतलब होता है एक गोल्ड आर्म पे जैसे देखोगे ना आप हाथों में पहनते हैं लोग, उसी तरीके से। तो वो नीचे गिर जाता है और सेज वहां पे आके कहता है कि देखो जो इसका फादर होगा ना वही इससे बच पाएगा, अदरवाइज ये जो आर्मलेट से जो स्नेक बना है, आर्मलेट गिरने के बाद वो स्नेक बन गया और द स्नेक विल बाइट एनीवन, मतलब हर किसी को वो काट लेगा, अनलेस ही इज द पेरेंट ऑफ दैट चाइल्ड। लेकिन वो जो स्नेक है उसको काटता नहीं है, तो देन ही रियलाइजेस दैट ही इज माय सन, आई एम हिज फादर, है ना। इवेंचुअली फिर वो शकुंतला से मिलता है। इनिशियली सी डज नॉट रिकॉग्नाइज दुष्यंता, इनिशियली वो दुष्यंता को नहीं समझ पाती है कि ये है कौन भाई, है ना। बट बाद में दुष्यंता उसको एक्सप्लेन करता है व्हाट हैज हैपेंड, हाउ ही रिस्टोर्ड हिज मेमोरी, है ना, वो जो लॉस्ट रिंग है उसके बारे में वो बातें करता है, एंड हाउ अपॉन टचिंग दोज टचिंग दैट रिंग ही गॉट रिस्टोर्ड, मतलब हिज मेमोरी गॉट रिस्टोर्ड, और किस तरह से वो सारी की सारी चीजें बताता है ना। फिर बाद में जाके दोनों रियूनाइट हो जाते हैं, and Dushyanta and Sakuntala and their son are joyfully reunited and the family prepares to return to the king's palace. Eventually दोनों के दोनों आपस में reunite हो जाते हैं तीनों eventually, और वापस राजा के दरबार में चले जाते हैं। This is how the कहानी ends। यहाँ पे देखो एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्वर्सेशन है। किंग कहता है, डियर ग्रेसफुल वाइफ, forget, let the sin vanish, strangely did madness strive reason to banish, thus blindness works in man, love's joy to sake sprung a garland list, it proves a snake, he falls at her feet। वो जो snake है वो उसके feet पे गिर जाता है। And then शकुंतला कहती है, rise my dear husband, now she calls him husband, surely it was some old sin of mine that broke my happiness, though it has turned against to happiness, otherwise how could you dear have acted so, you are so kind। The king rises, but what brought back to the memory of your suffering wife। King फिर कहता है कि I will tell you when I have plucked out the dart of sorrow, it was madness sweet that could let slip a tear to burden your dear lip, on graceful lashes seen today, I wept it and our grief away, he does so। And then Sakuntala says, see more clearly, and discovers the ring। अब वो देखती है, रिंग डिस्कवर करती है, माई हस्बैंड इट इज द रिंग। किंग कहता है कि यस, and when a miracle recovered it, my memory returned। Now this is what he explains, and then they both reunited, and this was the end of the story। Now there are some of the important themes that you have to remember।
सबसे पहला है लव एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। लव और उसका जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होता है राजा के लिए, जो ग्रेजुअल अवेकनिंग है, डीपनिंग है, टेस्टिंग लव बिटवीन किंग दुष्यंत एंड शकुंतला। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम इन दिस प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से मेच्योरिटी दिखाई गई है, स्पिरिचुअल यूनियन दिखाई गई है ना। और कालिदासा ऑलवेज पोर्ट्रेज लव एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्सेस, जो कि केपेबल होता है ह्यूमन को एलिवेट करने में टुवर्ड्स वर्च्यू, सेंसिटिविटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, दूसरा है रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे रिकॉग्निशन होता है जो टाइटल इटसेल्फ कहता है ना। अभियानम का मतलब ये रिकॉग्निशन, शकुंतला का रिकॉग्निशन, मेमोरी का रिस्टोर होना, विच इज अगेन ए सिंबॉलिक पावर ऑफ टोकन्स। सो इसमें देख सकते हो कि द प्ले एक्सप्लोर्स हाउ आइडेंटिटी कैन बी ऑब्सक्योर्ड बाय इल्यूजन, लेकिन उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, उस फेट को इवेंचुअली रिस्टोर की जाती है। एंड देन कम्स द फेट, डेस्टिनी एंड डिवाइन इंटरवेंशन। देयर इज ऑलवेज सम डिवाइन इंटरवेंशन जो चीजों को बदल देता है, फेट और डेस्टिनी को डिसाइड करता है ना। जैसे ऑब्स्टिकल, डेस्टिनी अल्टीमेटली गाइड्स द प्रोटैगनिस्ट बैक टू द मेन पाथ। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, द टेंशन बिटवीन ड्यूटी, जो कि धर्म है, एंड डिजायर, धर्म और डिजायर, इच्छा और धर्म के बीच का जो टेंशन है उसको भी यहाँ पे दिखाया गया। ड्यूटी जो है परफॉर्म करना, और जो उसका डिजायर है उसकी वाइफ का, है ना, वो सारी की सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाई गई है ना, उसका डिजायर भी, उसका ड्यूटी भी दिखाया गया है। एंड देन कम्स द नेचर एंड द ह्यूमन स्पिरिट, विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, हाउ ही वाज डीपली कनेक्टेड विद द नेचर, है ना। एंड देन द रोल ऑफ वुमेन एंड आइडियल फेमिनिटी, यहाँ फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ सकते हो। ऑल्दो फिर आता है हमारा किंगशिप एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किंगशिप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इल्यूजन एंड रियलिटी दैट वी ऑल्सो फाइंड, है ना। मिस्टेकन आइडेंटिटी आपको देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, अपीयरेंस कैन बी मिसलीडिंग, है ना। फिर आपको हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड द कॉस्मिक ये देखने को मिलेगा। द जर्नी ऑफ द सेपरेशन ऑफ एंड रीयूनियन इवेंचुअली आपको देखने को मिलेगा, जिसको विराह कहते हैं संस्कृत में। सेपरेशन मतलब विराह, एक दूसरे से अलग हो जाना, है ना। विराह होता है तो लोग रोना शुरू कर देते हैं। सो दिस वॉज द ओवरऑल स्टोरी। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, एंड अगर आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, देन प्लीज डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग। और ऑल्सो इफ यू वांट दिस पीडीएफ देन यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर। इट्स यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ से आप मेरा नंबर भी, आप मेरे को पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर प्रिपरिंग फॉर अंडर ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो या यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हो, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, तो दिस वॉज द इंटायर लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी और राइटर के बारे में बातें करूंगा, किसी और टेक्स्ट के बारे में बातें करूंगा। सो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी सिलेबस है उसको मैं कवर करा दूं। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए